हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट्स, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेसिक्स ऑफ आईपीओस, और वी कुड से व्हाट इज द एबीसी ऑफ आईपीओस। तो इसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंटरमीडियरी जो कि आईपीओस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर इन्वॉल्व है, या जिनको हम कह सकते हैं हु आर द प्लेयर हु आर इन्वॉल्व इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरमीडिएट। देखो, जब कंपनी जो है डिसाइड करती है पब्लिक को फर्स्ट टाइम अपना शेयर जो है ऑफर करती है, तो उसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज की ये असिस्टेंस लेती है। क्योंकि अगर कंपनी जब फर्स्ट टाइम इशू लेके आती है तो इसको अपने एलिजिबिलिटी नॉर्म्स भी चेक करने होते हैं, देखना होता है कि कौन से लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो इस कंपनीज को, इशूइंग कंपनी को हेल्प करते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू लेके आती है या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो होते हैं अपनी जो सिक्योरिटीज हैं वो पब्लिक को ऑफर करते हैं फर्स्ट टाइम। तो कंपनी जब पब्लिक होने का डिसीजन लेती है तो बहुत सारी एजेंसीज की हेल्प लेती है, और वहां पे क्योंकि प्राइमरी मार्केट के अंदर जो न्यू इशू मार्केट होती है बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कंपनीज एक्ट है, सेबी के रूल्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स हैं, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स हैं, और भी बहुत सारे रूल्स हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं, और जो इशूइंग कंपनी होती है उसको एलिजिबिलिटी नॉर्म्स भी जो होते हैं वो भी फुलफिल करने होते हैं। आईपीओस इंटरमीडिएट जो होती हैं पार्टीज होती हैं, चाहे वो कंपनीज की फॉर्म में है चाहे वो इंडिविजुअल की फॉर्म में है, जो कि इशू कंपनी को आईपीओ का जो प्रोसेस है उसकी कंप्लीट करने में हेल्प करती है, और उसकी सक्सेसफुल लिस्टिंग के अंदर भी हेल्प करती है। तो ये मेन इंटरमीडिएरीज हैं। मर्चेंट बैंकर्स हैं, रजिस्ट्रार टू द इशू है, बैंकर टू द इशू है, अंडरराइटर्स हैं, मार्केट मेकर्स हैं, डिपॉजिटरीज हैं। मर्चेंट बैंकर जिसको हम लीड मैनेजर कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड होती हैं। तो यही कंपनीज को आईपीओस के अंदर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड काफी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ये इशू जो है बुक बिल्ड के द्वारा है तो हम इसको कहते हैं बुक रनिंग। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं बुक रनिंग लीड मैनेजर। अगर मेन बोर्ड के द्वारा है तो मेन बुक रनिंग लीड मैनेजर्स कहते हैं, अदरवाइज हम इनको लीड मैनेजर्स कहते हैं। आईपीओ के अंदर जो है एक से ज्यादा लीड मैनेजर्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इशू का साइज क्या है। मर्चेंट बैंकर जो होते हैं, लीड मैनेजर जो होते हैं, इनका जो रोल है प्री इशू, जब आईपीओ से आने से पहले भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आईपीओ आ जाता है तो उसके बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्री इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर आईपीओ, पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर आईपीओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इशू आने से पहले इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। देखो, यहाँ पे ये पूरा बजट भी बनाते हैं कि आईपीओ के ऊपर इतना खर्चा आएगा। उसी तरह ही ड्यू डिलीजेंस, जिसके अंदर क्या होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल लीगल इंफॉर्मेशन जो होती है गैदर की जाती है, वेरीफाई की जाती है, और उसी तरह उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सेबी के मुताबिक वो चेक किया जाता है। अगर ये मैनेजर या अंडरराइटर है तो अंडरराइटिंग के साथ एग्रीमेंट, उसी तरह आईपीओस के लिए फीस कितनी लेनी है, और जो ये कंपनीज को ये भी बताते हैं कि इशू की टाइमिंग क्या है, क्या एप्रोप्रिएट टाइमिंग होनी चाहिए जिसके अंदर कंपनी जो है अपना इशू लेके आ सकती है। उसी तरह ये ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस या ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस बनाने में भी हेल्प करते हैं, इशू को एक लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग करते हैं, और ऑफरिंग डिटेल जो होती है सिस्टमैटिक मैनर के अंदर बनाने में हेल्प करते हैं, और ये काफी सजेशन भी देते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम कि जब इशू कंपनी को जो है अपना पब्लिक इशू लेके आना चाहिए। तो ये आईपीओ का सारा जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करते हैं, और आईपीओ एप्लीकेशन और जो ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस है वो सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करते हैं। उसी तरह जो इशू होता है उसका रोड शो, उसकी एडवर्टीजमेंट, फिर जो रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस है उसकी ड्राफ्टिंग, उसकी सबमिशन, और जो सेबी से ऑब्जर्वेशंस आती हैं
को भी वो क्लेरिफाई करते हैं, उनको भी जो है रिजॉल्व करते हैं। पोस्ट इशू जब आईपीओ आ जाता है तो उसके बाद जब इशू क्लोज हो जाता है, उसके बाद जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि पोस्ट इशू के बाद जो भी मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग जो भी वेरियस एजेंसी जैसे सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को चाहिए होती हैं, वो रिपोर्ट जो होती हैं अप्रोप्रिएट टाइम पे सबमिट करते हैं, अलॉटमेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इवन जो पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट रिलेट करती है ओवर सब्सक्रिप्शन, कि अगर इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया है, अलॉटमेंट का बेसिस क्या था, एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई हैं, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ रिफंड ऑर्डर्स, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ लिस्टिंग एप्लीकेशन। तो इसकी जो एक एडवर्टीजमेंट है जो कि इशू खत्म होने के बाद पब्लिश करते हैं, पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट, जो इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सर्टिफिकेट्स, ट्रू कॉपीज ऑफ रिफंड्स, ऑर्डर्स, अंडरराइटिंग कमीशन एंड डिस्पैच रिपोर्ट भी ये सबमिट करते हैं। इवन पोस्ट इशू सिक्योरिटीज की प्रमोशन भी करते हैं। इवन जो एस्क्रो अकाउंट होता है जो इशू के लिए खुलवाया जाता है उसको भी मैनेज करते हैं। उसी तरह एलोकेशन करने में, और जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होते हैं उनको रिफंड भी मैनेज करते हैं। तो दूसरी जो है दैट इज द बैंकर टू द इशू। देखो ये जो बैंकर टू एन इशू होता है, ये इशू कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है वो अपॉइंट करती है। तो ये बैंकर टू द इशू जो होते हैं ये हेल्प करते हैं मैनेज द फंड विच इज कलेक्टेड इन द आईपीओ प्रोसेस, उसको एस्क्रो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। एस्क्रो अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट और रिफंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। एस्क्रो जो होता है एक डेजिग्नेटेड अकाउंट होता है जहाँ पे फंड जो होते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आईपीओ के लिए जो फंड्स आते हैं वो आईपीओ के लिए ही यूज किए जाते हैं, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते, मतलब वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। तो कंपनी जो है एक से ज्यादा बैंकर जो है अपॉइंट कर सकती है, बट दे शुड बी रजिस्टर्ड विद द सेबी। तो बैंकर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना भी फंड एस्क्रो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर ऑल द फंड्स कलेक्टेड इन द एस्क्रो अकाउंट, ये पहले अलॉटमेंट फिर उसके बाद कंपनी को, और जो सरप्लस फंड होता है वो रिफंड कर दिया जाता है। ट्रांसफर फंड टू इन्वेस्ट इन केस ऑफ नॉन अलॉटमेंट, अगर नहीं अलॉटमेंट होता तो उनको रिफंड भेज दिया जाता है। और जो हर एक provide updated bank statement for each of the above statement to the registrar, lead manager and the company at the regular frequency. और जब इनके अंदर जो है नील बैलेंस होता है तो सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है, और जो भी रिफंड के रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं उनको हैंडल किया जाता है। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक जिनको एसएससी भी कहा जाता है, तो ये जो बैंक्स होते हैं सेबी रजिस्टर्ड बैंक्स होते हैं। ये एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। और आईपीओ एप्लीकेशन के साथ जहाँ पे एएसपी मैंडेटरी होता है, तो इन्वेस्टर जो होते हैं जो भी ये रजिस्टर्ड बैंक्स होते हैं उनके अंदर किसी भी बैंक के अंदर जो उनका अकाउंट है तो वहाँ पे आईपीओ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे मतलब जो भी डेजिग्नेटेड बैंक जो है एएसपी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो वहाँ पे आईपीओ की एप्लीकेशन लगाते हैं। इन्वेस्टर जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब उनके पास चॉइस होती है, वो ऑफलाइन भी लगा सकते हैं ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। तो इनकी जो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स होते हैं मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना, फंड्स को ब्लॉक करना और बैंकर ऑफ इशू के साथ कोऑर्डिनेट करना और उनको फंड्स ट्रांसफर करना, डिपॉजिट के साथ कोऑर्डिनेट करना, और उसी तरह ही रिफंड जो नहीं जिनको हो पाता, अलॉटमेंट नहीं होता उनको रिफंड करना, और उसी तरह अलॉटमेंट के अंदर स्मूथ मतलब असिस्टेंस प्रोवाइड करना, और फंड प्रोसेस के अंदर भी जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करना। रजिस्ट्रार टू द इशू, ये वो एंटिटी होती है जो इशू कंपनी को अलॉटमेंट के अंदर असिस्ट करती है और कंपनी की शेयर होल्डिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करती है। तो ये फाइनल अलॉटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के साथ मतलब ये बेसिस तैयार करती है, फिर स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंसल्ट करके स्टॉक एक्सचेंज इसको अप्रूव करती है, जिसके बाद क्या होता है कि एलोकेशन होती है, अलॉटमेंट होती है। तो ये लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर होता है कि ये वैलिड एप्लीकेंट है, ये इनवैलिड है, उसकी भी ये लिस्ट बनाती है।
इनकी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस से डाटा जो है कलेक्ट करती है और डिपॉजिटरी की कॉर्पोरेशन के साथ वैलिड एप्लीकेशन की लिस्ट बनाती है और ये स्टॉक एक्सचेंज की कंसल्टेशन के साथ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट तैयार करती है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर की प्रोसेसिंग करती है, अलॉटमेंट लेटर प्रोसेस करती है, डिस्पैच करती है और जिन लोगों को शेयर नहीं मिले होते, नहीं अलॉटमेंट हुए, तो उनका रिफंड की इंटीमेशन देती है। अब जब देखो यहाँ पे जब रजिस्ट्रार जो है ट्रांसफर एजेंट का काम, जैसे शेयर लिस्टेड हो जाते हैं तो जो रजिस्ट्रार होते हैं वो लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर फॉर द लिस्टेड कंपनी मेंटेन करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको शेयर ट्रांसफर एजेंट कहा जाता है। तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं शेयर होल्डर का नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई डिविडेंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये शेयर का प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं और जहाँ पे भी इनको लगता है कि जैसे एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफर करता है तो मेक चेंजेस एज नीडेड टू शो द ट्रू ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटी बाय मेकिंग नेम चेंजेस, एंडोर्समेंट एक्सेट्रा। अंडरराइटर्स, देखो आईपीओ अंडरराइटर एक इंटरमीडिएरी है जो कि अगर देखो आईपीओ जब आता है तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी होता है, 90% होता है कि अगर वो 90% सब्सक्राइब नहीं है तो सारा आईपीओ जो होता है फ्लॉप हो जाता है, सारा रिफंड करना पड़ता है। तो आईपीओ अंडरराइटर जो है इंटरमीडिएट है जो कि अगर आईपीओ की अंडर सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ पे वो जो रिस्क है वो लेते हैं। उस सिचुएशन के अंदर अगर इशू अंडर सब्सक्राइब्ड है तो वहाँ पे वो शेयर जो होते हैं परचेज करते हैं। आईपीओ अंडरराइटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे अंडरराइटर और इशू कंपनी जो है एग्रीमेंट के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे होता है कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होती है तो वो कंपनी के अनसोल्ड शेयर को परचेज करते हैं और बदले में उनको जो है अंडरराइटिंग कमीशन मिलता है। एसएमई के अंदर जो है अंडरराइटिंग जो होता है मैंडेटरी होता है। मर्चेंट बैंकर जनरली जो होते हैं अंडरराइटर का काम करते हैं और एटलीस्ट 15% ऑफ द शेयर ऑफर्ड इन एसएमई आईपीओ वो अंडरराइटर के द्वारा अंडररिटन होना चाहिए। मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर अंडरराइटिंग जो होती है ऑप्शनल होती है, तो इशूइंग कंपनी जो है अंडरराइटर को अपॉइंट करती है, वो एक अंडरराइटिंग एग्रीमेंट उनके साथ एंटर करती है जिसके अंदर अंडरराइटिंग परसेंटेज फीस डील वगैरह होती है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होती या अंडर सब्सक्रिप्शन होती है तो उस सिचुएशन के अंदर अंडरराइटर जो होते हैं वो इशू कंपनी से एग्रीड परसेंटेज एट द एग्रीड प्राइस जो है वो परचेज करते हैं। फिर उसके बाद है मार्केट मेकर्स। तो मार्केट मेकर जो होते हैं लाइसेंस स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब दोनों के भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है स्टॉक को बाय और सेल करते हैं स्पेसिफिक प्राइसेस ताकि लिक्विडिटी इंप्रूव हो सके, प्राइस की डिस्कवरी हो सके। तो ये जो थिनली ट्रेडेड स्टॉक्स होते हैं जिनकी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती तो उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। इवन जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके अंदर ट्रेडिंग की भी मॉनिटर करते हैं, जहाँ पे भी उनको लगता है इरेगुलरिटीज़ है तो वो स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करते हैं। मार्केट मेकर जो एसएमई आईपीओ है उसके लिए मैंडेटरी होता है और मेन बोर्ड आईपीओ के लिए वॉलंटरी होता है। मार्केट मेकर जो होते हैं उनको जो इश्यू कंपनी होती है जो रिस्क लेते हैं उसके लिए वो पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये मार्केट मेकर्स आर आल्सो अलाउड टू प्लेस टू वे ऑर्डर बाय एंड सेल साइमल्टेनियसली। जैसे 98 to 100 है तो इसका मतलब है 98 पे वो शेयर बाय करेंगे और 100 पे सेल करेंगे। डिपॉजिटरी जो होती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होल्ड करती हैं। तो इंडिया के अंदर 2 डिपॉजिटरीज हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इश्यूइंग कंपनी जो होता है 3 पार्टी एग्रीमेंट विद बोथ द डिपॉजिटरी इंडिविजुअली करते हैं और रजिस्टर करते हैं। और ये जो डिपॉजिटरीज होते हैं ये आईपीओस की मैनेजमेंट स्मूथली जाए उसके अंदर काफ़ी हेल्प करते हैं। इनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो फिजिकल शेयर्स होते हैं उनको डीमैट की फॉर्म के अंदर जो है इशू कंपनी जो है हेल्प कर सकती है, बेनिफिशियरी अकाउंट के अंदर ये ट्रांसफ़र करते हैं और उसकी जो शेयर लिस्टिंग के बाद उनकी ट्रेडिंग और सेटलमेंट में हेल्प करते हैं, शेयर होल्डर का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं क्योंकि शेयर जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होते हैं तो इसलिए उसको जो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं।